everyone, in today's video we are going to discuss CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट है जिनका भी जनवरी अभी 25 में। सो इफ यू ऑल नो कि आईसीआई सब्जेक्ट वाइज वेबिनार्स कंडक्ट करता है जहां पर ईच सब्जेक्ट के लिए 1.5 से 2 घंटे का एक्चुअली वो वेबिनार होता है। इन डिटेल हमको जहां पर बताया जाता है कि कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्टूडेंट्स रिपीटेटिव मिस्टेक्स करते आ रहे हैं काफी अटेम्प्ट से, कौन सा एरिया है जहां पर आईसीआई काफी स्ट्रिक्ट रहता है नंबर देने में, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एग्जाम से पहले हमें पता होनी चाहिए। अब मैं ये मानती हूँ कि पर्सनली हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं कि हम वो 2-3 घंटे के वेबिनार्स बैठकर देख सके। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप आईसीआई के बीओएस पोर्टल पर नोटिफिकेशंस में सक्सेस एट सी एग्जाम्स कर जा सकते हो। वहां पर आईसीआई लाइव वेबिनार्स जो है वो कंडक्ट करता है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। और इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डाउट है जो स्पेसिफिक आपको वहां पे पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो। और यूट्यूब पर भी उनका जो चैनल है आईसीआई सीए ट्यूब के नाम से, वहां पर भी वो लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए जाते हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो आप पूरे वेबिनार्स देख सकते हो। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो दिस साइड सीए परिधि कोठारी, एंड आगे आने वाले टाइम में काफी सारी वीडियो सीए फाउंडेशन के लिए इसी चैनल पर स्केड्यूल्ड है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बात करते हैं, सबसे पहली चीज उन्होंने अकाउंट्स के लिए बोली कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं हुआ है जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर नहीं आया हो। उसमें भी अगर हम देखें तो इलस्ट्रेशन 7 और 8 और टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 1 और 4 उन्होंने बोला कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अफोर्ड नहीं करना है टू मिस दैट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स ऑफ अकोमोडेशन काफी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन में प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन जो पीछे टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं उसमें 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस आउट नहीं करना है। कंपनी अकाउंट्स में फोरफीचर और री इश्यू ऑफ शेयर्स, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन आता है अकाउंट्स में, फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, फिर क्या प्रोविजन है, क्या कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज है, क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। उसमें रीजन भी आपको लिखना रहता है जिसके सेपरेट मार्क्स रहते हैं। सो अगर वो 2 नंबर का एक पार्ट रहता है तो उसमें आधा नंबर आपके लिए रहता है ट्रू और फॉल्स के लिए, और जो 1.5 नंबर रहता है वो रीजन के लिए रहता है। और उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि बताओ कि अगर चेंज इन द मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट है। सो आप भी मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही में प्रॉपर रीजन देते हुए आपको बताना है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हम लिख क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला है कि जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ चाहिए, आप उसको इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ ही लिख रहे हो, और फिर हम बोलते हैं कि हमारा एग्जामिशन नहीं आया, हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, इन रीजंस की वजह से एग्जामिशंस नहीं आ पाते हैं। कैरेज एंड वर्ड्स का उन्होंने बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन का अकाउंट पूछा था, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाकर आए हो। अकाउंट्स में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मैट ही सफिशियंट है। अगर आप उसके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस और टेस्ट या नॉलेज के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। थ्योरी के लिए मैं एक पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर पढ़ो, खुद से बुक से पढ़ो, उससे अच्छा रहता है कि हम किसी की भी यूट्यूब पर वीडियोस देख लें। मैं हमेशा से ही सजेस्ट करती हूँ कि थ्योरी खुद से पढ़ने की जगह हमेशा यूट्यूब वीडियोस के थ्रू पढ़ना चाहिए। बहुत कम टाइम में हम उससे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि आईसीआई ने सारांश कर सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ अपलोड कर रखी है, जहां पर जो भी चैप्टर्स का क्रक्स है, जो भी समरी है, तो आपको किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना है, फिर आपने कोई भी चैप्टर अगर छोड़ दिया हो और आप चाहते हो कि मैं उसको एक बार ऊपर से देख लूं, तो आप वो सारांश करके पीडीएफ जो है वो डेफिनेटली आप आईसीआई बीओएस पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। अकाउंट्स में क्या होता है कि हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती ना, तो हम घबरा जाते हैं, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैलेंस शीट अगर आपकी टैली हो रही है, सो वो टैली करने के अगर टोटल मार्क्स आप देखो तो सिर्फ 1 या 1.5 नंबर रहते हैं टैलीड बैलेंस शीट के, बाकी जो भी मार्क्स रहते हैं वो स्टेप मार्किंग रहती है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है उसको बिल्कुल आपको अच्छे से मेंटेन करते हुए चलना है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ही अंदर लिखते कि कैलकुलेशंस करते हैं, वर्किंग नोट्स भी साथ में वहां पे रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, और उसके नीचे आपको सेपरेट वर्किंग नोट्स लिखने और आपको रेफरेंस देना है कि ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं लाइबिलिटी लिख रही हूँ तो लाइबिलिटी का वर्किंग नोट नंबर 4 है जैसे, सो मुझे वर्किंग नोट नंबर 4 में फिर स्पेसिफिकली बताना है कि ये रेफरेंस देके, ठीक है, आप समझ रहे हो। फिर बात आती है कि हर स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलेंगे। सो कोई भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको कंप्लीट स्टेप्स में सॉल्व करना, डायरेक्टली उसको अराइव मत करना। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप ये मानकर चलो कि एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको इतना भी नहीं मालूम है कि 1+1 2 होता है, तो ये भी चीज आपको उसको लिख के बतानी है।
सो अगर आप डायरेक्टली जो है वो आंसर पे डिराइव करो, सो ऊपर बाय चांस अगर आपकी कोई भी गलती हो जाती है ना, आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पर स्टेप अगर आपकी गलत है तो ऊपर के जितने भी नंबर है वो आपको मिल जाते हैं, फॉर्मूले के नंबर मिल जाते हैं, हर चीज की प्रोविजंस के नंबर मिल जाते हैं। सो मेक श्योर करो कि आप अच्छे से जो है वो सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट बात आती है कि बहुत सी बार क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कि डेसिमल्स जो है वो हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करने के लिए लिखने हैं। सो मेक श्योर करो कि आप 3 या 4 डेसिमल्स तक एटलीस्ट जो है वो राउंड ऑफ कर आ रहे हो। 1 या 2 डेसिमल्स तक हमें राउंड ऑफ नहीं करना है। एक मेजर गलती जो लोग कर रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन चल रहा है उसके सब क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर बी पर एंड हो रहा है पेज और नेक्स्ट सी क्वेश्चन जो है वो 1 या 2 लाइन कर वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तो बहुत सी बार वो रह जाता है हमारा देखने से और ऐसे ही हमारे नंबर जो है वो कट जाते हैं उसके बाद। तो मेक श्योर करो कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को देख रहे हो। अब हम बात करते हैं कि लॉ के लिए हमको किन चीजों का ध्यान रखना है। लॉ में क्वेश्चंस 2 टाइप के आते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और एक होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके 2 चैप्टर में से स्पेसिफिकली बनते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चैप्टर जिसको हमको याद भी नहीं रहता कि हमारे लॉ में एग्जिस्ट भी करता है। उन्होंने बोला है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, जहां से नंबर कवर करना बहुत ईजी हो जाता है, तो आप मेक श्योर करो आप इसको नहीं छोड़ रहे हो। सेकेंड चैप्टर है वो एलएलपी, बहुत छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन कंफर्म है जो कि डायरेक्टली पूछा जाता है। सो डोंट मिस आउट दिस चैप्टर्स। अब बात आती है कि जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको कैसे लिखना है। सबसे पहली बात, आपको इसमें जेनरिक आंसर नहीं लिखना है, जो लॉ की लैंग्वेज है वो एज इट इज इसमें यूज करनी है डायरेक्ट क्वेश्चंस में। उसके बाद बहुत बड़े बड़े जो है पैराग्राफ्स नहीं लिखना है, उसको ब्रेक डाउन कर लिखना है। बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग्स अगर कोई भी है क्वेश्चन में तो उसको आपको अंडरलाइन करना है, उसको सेपरेटली दिखाना है। अंदर का कंटेंट जो है वो थोड़ा बहुत आपके मन से हो सकता है, एज इट इज हम बिल्कुल नहीं रट सकते, लेकिन जो बुलेट पॉइंट और हेडिंग्स है वो एज इट इज होनी चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। देन बात आती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने बोला काफी बड़ा चैप्टर है, हमें सबको मालूम है कि बहुत बड़ा वेटेज ही रखता है। और इसमें उन्होंने एक चीज बोली जो हमेशा से मैं भी इंस्टेड अपनी वीडियोस में बोलती हुई आ रही हूँ कि जो बीच में एग्जाम्पल्स रहते हैं हमारी मॉड्यूल के, अगर आपने मॉड्यूल के अलावा कहीं से करा है तो फिर दिक्कत है। लॉ हमें हमारी जो है मॉड्यूल से ही करना है और उसमें जो भी एग्जाम्पल्स रहते हैं जैसे XYZ लिमिटेड करके कुछ भी उन्होंने दिया हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली क्वेश्चंस यहाँ से बनकर आते हैं। सो अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये प्रोविजन जो है वो मुझे यहाँ पे लिखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब बात आती है कि कंपनी एक्ट को उन्होंने बोला कि ये काफी छोटा चैप्टर है पेजेस वाइज अगर हम देखें, लेकिन इसका वेटेज काफी ज्यादा है। पार्टनरशिप और सोगा के बराबर इसका वेटेज रहता है, जबकि पेजेस इसमें काफी कम रहते हैं। एंड कंपनीज एक्ट को बिल्कुल भी हमें अफोर्ड नहीं करना है, मिस करना। उसके बाद उन्होंने बोला एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे कॉमन सील का क्वेश्चन है जो कि इतना कॉमन नहीं रहता है कि पूछा जाए, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी के क्वेश्चन अधिकतर कंपनी अकाउंट्स में आते हैं। सो कॉमन सील का क्वेश्चन अगर आ गया तो वो सिर्फ आपको तभी पता होगा जब आपने अपनी पढ़ाई मॉड्यूल से करी होगी। तो मॉड्यूल के लिए उन्होंने काफी जोर डालकर जो है वो पढ़ाई करने को बोला है। अब बात आती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अभी नया ऐड हुआ है और इसमें से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं, एक आएगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन और एक आने वाला है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो इसको भी आपको जो है वो पढ़ाई करनी है और इसको भी नहीं छोड़ना है। सो मेजर आपको हर चीज ही करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है इनके हिसाब से। तो देन बात आती है कि सेक्शन नंबर जो है अगर आप कोट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, उसके नंबर नहीं कटते, लेकिन आपने गलत कोट करा तो उसके नंबर कट जाएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए उन्होंने बोला कि हम काफी अटेम्प्ट से देख रहे हैं कि इतना बताने के बाद भी जो फॉर्मेट रहता है आंसर का वो सही नहीं रहता। एंड स्टेप मार्किंग मिलती है लॉ के क्वेश्चंस में भी, बाय चांस आपने प्रोविजन सही लिखा। फैक्ट्स ऑफ द केसेस आता है सेकंड और इंटरलिंकिंग, और थर्ड में कंक्लूजन आता है। अब हमने मान लो कि क्वेश्चन को सही से हम समझ नहीं पाए, हमने कंक्लूजन सही नहीं लिखा, हमने जो है एनालिसिस सही नहीं करा, लेकिन प्रोविजन के नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रोविजन लिखा ही नहीं है तो फिर कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। सो जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले एग्जैक्ट प्रोविजन, जहां पर आपको लीगल लैंग्वेज ही लिखनी है, लॉ की लैंग्वेज ही लिखनी है। बाय चांस हमें सेक्शन नंबर नहीं आता, आप ऐसे स्टार्ट करो कि एज पर प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जैसे, या फिर एज पर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर बात आती है कि फैक्ट्स ऑफ द केसेस और क्वेश्चन को आपको इंटरलिंक करना है। अब इसमें क्या होगा कि जो लॉ की लैंग्वेज है उसको और क्वेश्चन को आपको कनेक्ट करना है। क्वेश्चन में जो भी चीजें दी हुई है, जैसे कि उसका नाम है एबीसी लिमिटेड, तो आपके आंसर में एबीसी लिमिटेड मेंशन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपने आंसर में भी कनेक्ट करा है। बात आती है कंक्लूजन की, सिर्फ 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन होना चाहिए। यहाँ पर आपको मिक्स लिखना है, लॉ की लैंग्वेज और अपने ओन वर्ड्स मिलाकर कंक्लूजन जो है वो फ्रेम करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्लो चार्ट्स बना देते हैं, डायग्राम्स बना देते हैं लॉ के अंदर, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई वैसी करी होती है। लेकिन एग्जाम में आपको फ्लो चार्ट्स बनाना अवॉइड करना है, नंबर सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप लिखोगे।
सो फ्लो चार्ट्स के डायग्राम्स के नंबर नहीं मिलते, प्रेजेंटेशन के लिए आपने कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मत बनाना, टाइम ऑलरेडी बहुत कम होता है, लिख लेना, उससे बेटर ये रहता है। फिर उन्होंने अगेन बोला है कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको मिलते हैं अकाउंट्स और लॉ के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहते हैं। यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है, जो कि पर्सनली मेरा सजेशन है कि 2 चीजें आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में करनी चाहिए, तब जाकर आपके 3 घंटे आगे के बहुत अच्छे से जाते हैं। सबसे पहली चीज 5 से 7 मिनट के अंदर आप पेपर को एक बार ब्राउज कर लो, आप देख लो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। ये चॉइस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है आगे 3 घंटे। नेक्स्ट आपको चीज क्या करनी है, लास्ट के 10 मिनट में एक भी क्वेश्चन जो है ना वो अपने मन में पूरा सॉल्व करके रख लो। अगर एक क्वेश्चन आपका क्या होता है 15-20 मिनट के अंदर अगर सॉल्व हो जाएगा पूरा, जब आपने उसको पहले से सोचा हुआ होगा, तो बाकी का जो टाइम है, बाकी के जो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उनके लिए आपको अप्रोक्स आधा पौन घंटा मिल जाता है पेपर में, जो कि काफी हो जाता है। सो मेक श्योर करो कि एक क्वेश्चन को आप पहले से पूरा अपने दिमाग के अंदर सॉल्व करके रख लो, जिसपे भी आपकी स्ट्रेंथ है उससे आप पेपर स्टार्ट कर सकते। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इकोनॉमिक्स और मैथ्स की भी वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो।